अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद आवर लेक्चर नंबर 11 फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 5। और आज इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम सीखेंगे डिफेक्ट्स इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। मतलब वो कौन से डिफेक्ट्स थे जो बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में आए। कहानी बहुत लंबी है। कहानी शुरू हुई थी प्लम-पेरिंग मॉडल ऑफ जे थॉमसन से, फिर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया, उसमें डिफेक्ट आया, वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर बोहर ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बेस पे अपना मॉडल पेश किया, जिसमें हमने उस मॉडल के अंदर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन हमने उसमें स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, उसमें मुख्तलिफ तरह की जो सीरीज थी, लाइमन, बाल्मर, पासन ब्रैकेट एंड पिफेंट सीरीज, उनको स्टडी किया, उनकी वेव नंबर कैलकुलेट करने का तरीका सीखा प्रीवियस लेक्चर में हमने। और आज हम सीखेंगे कि वो कौन से डिफेक्ट्स है जो बोहर के मॉडल में आए। और उससे नेक्स्ट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा क्वांटम नंबर्स, वही क्वांटम नंबर बेस बना। और श्रोडिंगर की वेव जो इक्वेशन आई थी नेक्स्ट, जो श्रोडिंगर का मॉडल था, जो हाइजेनबर्ग का मॉडल था, वो इसी बेस पे था, क्योंकि बोहर के मॉडल में अभी भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट मौजूद थे। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, हाइजेनबर्ग या श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है। हमने सिर्फ वहां पे क्वांटम नंबर ही सीखने इस चैप्टर के अंदर, वो लास्ट पे गिवन है। तो उससे पहले हम ये देखेंगे बोहर के मॉडल में डिफेक्ट कौन कौन से थे। तो बोहर के मॉडल में जो सबसे पहला डिफेक्ट था, इट ओनली एक्सप्लेन मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। देखो बोहर का जो मॉडल है, देखो हाइड्रोजन का एटम जो है, इसका एटॉमिक नंबर 1 तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस एटम को तो ये एक्सप्लेन कर पाता है। बट इफ वी टॉक अबाउट हीलियम एटम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस हीलियम को बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। और अगर मैं यहां पे हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो इस पे पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगा। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोहर का मॉडल एक्सप्लेन कर पाता है। तो ये पहला डिफेक्ट आ गया कि देखो हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं जिनमें मतलब 92 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, जो नेचुरली अकरिंग है। 92 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम हम कैसे बोहर के मॉडल से एक्सप्लेन करें। ये तो एक इलेक्ट्रॉन से आगे बात ही नहीं करता। आप देखो इसके बाद अगर मैं लिथियम की बात कर लूं, लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 होता है, एटॉमिक मैस 7। एटॉमिक मैस को तो छोड़े, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसको भी बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट लिथियम +2, लिथियम में से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो लिथियम पे +2 चार्ज आ जाएगा। तो अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस सिस्टम को बोहर का मॉडल एक्सप्लेन कर पाता है। तो दिस इज द मेन डिफेक्ट इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। दिस मॉडल ओनली एक्सप्लेन मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नॉट पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उन सिस्टम्स को कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, जैसे ये था पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। सिस्टम से मुराद यहां पे एटम ही है, यानी एलिमेंट ही है, क्योंकि एक एलिमेंट के ही अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। सो पहला डिफेक्ट ये था कि बोहर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर एटम में मौजूद है तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसने बहुत अच्छे से जो एक्सप्लेन किया था वो हाइड्रोजन को किया था, क्योंकि हाइड्रोजन ही वो वाहिद एलिमेंट है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी किसी भी एलिमेंट में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होता। हाँ, अगर उनको आप स्टडी करना चाहते हो ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोजन बोहर्स मॉडल, देन आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के, जैसे हीलियम पे He+1 है तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, लिथियम Li+2 तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये था पहला डिफेक्ट। अब हम दूसरे डिफेक्ट पे आते हैं। देखो, व्हेन वन स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीन थ्रू हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर, तो क्या हुआ, देखो हमारे पास हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम मौजूद है और इसमें इस तरह से लाइंस आ रही हैं जिनको हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं काम। तो ये जो लाइंस आ रही हैं, इस लाइन को अगर हम, एक लाइन को अगर हम हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर में देखें, हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर, यानी इन वेरी कॉमन वर्ड्स और सिंपल वर्ड्स मैं आपको ये कहूं कि एक लाइन को हम जूम करके देखें, जूम करें इसको, तो ये एक लाइन नहीं थी। स्पेक्ट्रम के अंदर जो हाइड्रोजन का एक्साइटेड स्पेक्ट्रम था, उसकी एक लाइन को जब हमने हाई रिजॉल्विंग अच्छे स्पेक्ट्रोमीटर से देखा तो वो सिंगल लाइन नहीं थी, बल्कि बहुत सारी फाइन लाइंस में स्प्लिट थी। तो ये एक ही लाइन बहुत सारी फाइन लाइंस में यूं स्प्लिट थी। इसकी एग्जांपल देख लें, जैसे हमने लाइमन सीरीज की बात की थी, तो लाइमन सीरीज में H अल्फा जो सीरीज थी, H अल्फा सीरीज, एग्जाम्पल बता रहा हूं, लाइमन सीरीज में H जो अल्फा सीरीज थी, वो एक लाइन जो थी वो फर्दर 5 लाइंस में स्प्लिट थी। हाउ मेनी लाइंस, 5 लाइंस। तो ये साबित करता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के एटम के अंदर, वो एक ही इलेक्ट्रॉन बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस में क्यों स्प्लिट है। तो इसकी वजह एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोहर, और उसकी वजह यह थी क्योंकि वी हैव ओनली 1 क्वांटम नंबर,
बोहर का मॉडल सिर्फ एक क्वांटम नंबर पे बेस है और वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और लेक्चर के स्टार्ट ही में मैंने आपको बताया कि हम चैप्टर के लास्ट पे क्वांटम नंबर्स को पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स याद रखना, जो क्वांटम नंबर्स आपके लिए नया कॉन्सेप्ट होगा जो मैं बात कर रहा हूं, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी होती है, इलेक्ट्रॉन का आईडी कार्ड होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं एग्जैक्टली कहां पे है, तो हमें तो क्वांटम नंबर्स की जरूरत है। लेकिन उस वक्त तो क्वांटम नंबर थे ही नहीं, और बोहर का मॉडल तो सिर्फ एक क्वांटम नंबर पे बेस्ड था और वो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दैट इज व्हाई बोहर कैन नॉट एक्सप्लेन सच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स व्हिच आर बीइंग सीन इन हिज मॉडल। ओके, तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल में तीसरा डिफेक्ट क्या था? बोहर के मुताबिक मॉडल जो था वो 2 डायमेंशनल था, यानी सर्कुलर था। इस तरह जैसे सर्कल होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल मॉडल, 2 डायमेंशनल मॉडल यानी प्लेनर मॉडल। लेकिन एक्चुअल में अब हम मॉडर्न स्टडी की तरफ आ चुके हैं, तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो 2 डायमेंशन में नहीं है। तो यहां पे फिर वही बात आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो था उसको एक्सप्लेन कर रहा था बोहर सिर्फ एक ही क्वांटम नंबर पे। लेकिन अगर हम फर्दर क्वांटम नंबर्स की बात करें तो फिर हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन 2 डायमेंशनल नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल है। क्लियर? तो ये जो मॉडल था बोहर का, वो बताता था कि एटम का जो मॉडल है वो प्लेनर है, लेकिन एक्चुअल में मॉडल प्लेनर नहीं था, वो 3 डायमेंशन में था। सो दिस इज द मेजर डिफेक्ट इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। दीज आर 3 मेजर डिफेक्ट्स इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो उस पे ऑब्जेक्शंस लगी। अच्छा, बाद में ये बात साबित हुई 1915 में, एक थ्योरी आई थी समरफील्ड की, ही वाज समरफील्ड, और इन्होंने स्टूडेंट्स बताया कि जो मॉडल है एटम का वो फोसी एलिप्टिकल है। द मॉडल ऑफ एटम इज, यहां पे ऊपर लिख रहा हूं, फोसी एलिप्टिकल। एलिप्टिकल, फोसी एलिप्टिकल कैसे? मतलब ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन कुछ यूं होते, इस तरह, ऐसे ऐसे, ठीक है। न्यूक्लियस एक तरफ होता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट 3 डायमेंशनल रीजन में इस तरह होती। लेकिन ये भी बाद में बात गलत साबित हुई, क्योंकि इस तरह भी मॉडल नहीं था, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन जो समरफील्ड थे उन्होंने ये बताया कि मॉडल 3 डायमेंशनल है, जो कि बोहर नहीं बता सका। ओके, सो दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्शन ऑन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। एंड द 4 एंड मेजर डिफेक्ट्स आर, यहां पे 2 साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस हैं इन डिफेक्ट्स के अंदर, उनको आपने गौर से सीखना है। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाते हैं, और ये पूरा क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें देखें, व्हेन एक्साइटेड हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का अगर हम एक्साइटेड एमिशन स्पेक्ट्रम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ये हमारे पास सपोज करो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसकी ये जो लाइंस थी ना, एक तो ये था ना कि एक लाइन को रिजॉल्व करके देखें तो वो बहुत सारी लाइंस में स्प्लिट नजर आती है, ये वो नहीं है, ये और चीज है कि अगर हम इन लाइंस को जो स्पेक्ट्रम में बनी हैं इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखें, और मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, तो फिर ये लाइंस जो थी वो बहुत सारी लाइंस में स्प्लिट हो जाती थी, मतलब ये बहुत सारी लाइंस बन जाती थी इस तरह करके। तो ये क्यों हुआ, इस चीज को भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और इसकी रीजन फिर से वही थी कि बोहर का मॉडल जो था वो सिर्फ एक क्वांटम नंबर पे बेस्ड था, और वो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसलिए बोहर इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। और इस डिफेक्ट को या इस इफेक्ट को हम कहते हैं जीमैन्स इफेक्ट। जीमैन्स वाज द साइंटिस्ट, ठीक है, हु ऑब्जर्व दिस इफेक्ट, जीमैन्स इफेक्ट। पेपर में आ जाता है व्हाट इज जीमैन्स इफेक्ट, तो स्टूडेंट्स आपने लिखना है व्हेन एक्साइटेड हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, देन these lines are split into many further lines, so this effect is called Siemens effect. Alright, और यहां पे एक और बात इंपॉर्टेंट है, अगर हम यहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की बजाय वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, जैसे सोडियम की उसने एग्जांपल बुक में दी हुई है, तो जो एक लाइन है वो इस तरह डुप्लेट नजर आएगी आपको यूं, यानी सोडियम की एक लाइन आपको यूं डुप्लेट नजर आएगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जीमेंस इफेक्ट में और इसमें थोड़ा सा फर्क है। जीमेंस इफेक्ट में यह है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो ये लाइंस फर्दर मैनी लाइंस में स्प्लिट होती हैं, दिस इज कॉल्ड जीमेंस इफेक्ट। एंड इफ वी टॉक अबाउट सोडियम एटम, और सोडियम एटम के स्पेक्ट्रम को अगर आप वीक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो वो लाइंस डुप्लेट नजर आती हैं। इस डिफेक्ट को भी हम क्वांटम नंबर्स में सीखेंगे कि किस तरह दूर करना है। सो दिस इज अगेन अनदर डिफेक्ट इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल, एंड ऑब्जेक्शन जो थी वो जीमेंस ने लगाई इस पे। इसके बाद इसी स्पेक्ट्रम को व्हेन एक्साइटेड हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का तो असर है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसके स्पेक्ट्रम के ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी असर है। मैग्नेटिक फील्ड का असर तो है ही, लेकिन साथ में
इलेक्ट्रिक फील्ड का भी असर है। तो व्हेन एक्साइटेड हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन दीज लाइंस आर फर्दर स्प्लिट इनटू मैनी लाइंस। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हुई वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बहुत ज्यादा लाइंस में ये स्प्लिट नजर आएंगी। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, इसको आपने रिप्लेस नहीं करना, ये ना हो कि जीमेंस इफेक्ट आए और आप ये लिख दो और ये स्टार्क इफेक्ट आए आप जीमेंस इफेक्ट लिख दो। दोनों को आपने याद रखना है कि जीमेंस इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है और स्टार्क इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है। तो ये थे हमारे पास बोहर के मॉडल में डिफेक्ट। इसी लेक्चर में अब हम देख लेते हैं डी ब्रोगली का डुअल नेचर। अभी एक्सरेज वाला नेक्स्ट टॉपिक था, लेकिन अभी मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लेक्चर का टाइम बढ़ जाएगा। उसको मैं अलग से एक लेक्चर में आपको बना के वीडियो दे दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी लेक्चर नंबर 11 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग में भी आ जाता है ये, और याद रखें जो आने वाला हमारा चैप्टर है इसी एक टॉपिक पे बेस होगा। ओके, इसमें मैंने एक टॉपिक अभी छोड़ा एक्सरेज वाला, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 12 में आपको करवा दूंगा। लेकिन ये वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, देखो यहां पे दो वर्ड यूज हुए, एक हुआ है वेव और एक हुआ यहां पे वर्ड पार्टिकल, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर। और ये कॉन्सेप्ट दिया था 1924 में लुईस डी ब्रोगली ने। इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन का दोहरा करैक्टर है, यानी इसका डुअल नेचर है। अभी तक बोहर के जो मॉडल में हम इलेक्ट्रॉन को बिहेव करवा रहे थे वो एज ए पार्टिकल बिहेव करवा रहे थे, और पार्टिकल की जो खसूसियात हैं कि पार्टिकल हमें नजर भी आ जाता है, हम उसकी वेलोसिटी, उसका मोमेंटम, उसकी एनर्जी फाइंड एट अ टाइम कर सकते हैं, हम उसको एट अ टाइम देख भी सकते हैं। जैसे हम पार्टिकल हैं, बहुत सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो हमें इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं, गाड़ियां हैं, पेंडुलम है, कुछ भी है, जो भी चीजें हमें नजर आ रही हैं, बड़े बड़े मैक्रो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पार्टिकल हैं, वो हमें नजर भी आते हैं। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट देयर एनर्जी, वेलोसिटी, मोमेंटम एज वेल। सो द वेव इज जस्ट लाइक लाइट, रोशनी, रेडिएशन। ओके स्टूडेंट्स, रेडिएशन जो है वो वेव्स हैं। तो रेडिएशन हमें नजर नहीं आती, या रेडिएशन की अगर हम पोजीशन फाइंड करते हैं ना एक वक्त में, तो फिर हम उनकी एनर्जी को सही से कैलकुलेट नहीं कर पाते। ओके, तो या प्रोबेबिलिटी होती है उनके अंदर। तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव। ओके, तो अगर हम आइंस्टाइन को देखें ना, आइंस्टाइन के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो आइंस्टाइन के मुताबिक जो लाइट है, रोशनी, लाइट, मतलब ये डी ब्रोगली को कैसे ख्याल आ गया कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है, तो उससे पहले हम आइंस्टाइन की बात कर लेते हैं। लाइट आपको पता है रेडिएशन है, लाइट आर रेडिएशंस, और रेडिएशन क्या होती है स्टूडेंट्स, वेव। और आइंस्टाइन ने पहली दफा ये बात कही, उसने कहा ये जो लाइट है यानी कि रोशनी, ये वाली पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। देखो ये एक बड़ी अचंभे की बात थी कि एक चीज जो वेव है हमारे पास, जिसको हम रेडिएशन मान रहे हैं लाइट को, उसको वो पार्टिकल भी बोल रहा है। पार्टिकल मीन वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज पार्टिकल की तरह। वेव की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इस तरह की प्रॉपर्टीज। और पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज आपको पता ही है, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है, काइनेटिक्स में जो आप पढ़ते हो या मैकेनिक्स में जो पढ़ते हो, वो सारी पार्टिकल की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज पार्टिकल की जैसे भी हैं, लाइट की और रेडिएशन की जैसे भी हैं। लेकिन एक बात उसने क्लियर कट बताई, वेव की तरह वो मेजोरिटी करैक्टर में होती है। उसका मेजोरिटी करैक्टर क्या है, वेव ही है। लाइट नो डाउट वेव है, उसने, आइंस्टाइन ने भी इस बात को माना। उसने कहा मेजोरिटी करैक्टर में बिल्कुल लाइट जो वो वेव है, लेकिन माइनॉरिटी करैक्टर में कभी कभी लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। और ऐसा उसने साबित भी किया था कॉम्पटन्स इफेक्ट से। कॉम्पटन्स इफेक्ट ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे। हम कैसे साबित कर सकते हैं जो फोटोन है यानी लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, इसको हम साबित कर सकते हैं कॉम्पटन्स इफेक्ट से। और उसने साबित किया, और ये बात कंफर्म हो गई कि बिल्कुल लाइट का दोहरा नेचर है, डुअल करैक्टर है। यानी लाइट का रेडिएशन लाइक करैक्टर तो है ही, साथ में लाइट का पार्टिकल नेचर भी है, और इसको उसने कॉम्पटन इफेक्ट से साबित कर दिया था। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लुईस डी ब्रोगली ने कहा अगर लाइट का डुअल नेचर हो सकता है तो फिर इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं हो सकता। तो इसी बात को देखते हैं। उसने कहा इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर रखता है। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के चला जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो डुअल नेचर है उसमें हमें पार्टिकल लाइक तो मिल ही रहा है उसका, जो बोहर भी एक्सप्लेन कर रहा है। और उसने कहा उसका वेव लाइक नेचर भी है। तो पार्टिकल नेचर उसका मेजोरिटी करैक्टर में ज्यादातर वो पार्टिकल बिहेव करता है, ऐसा कहना था डी ब्रोगली का। और माइनॉरिटी करैक्टर में वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा। ये बात पहली दफा की 1924 में लुईस डी ब्रोगली ने, बिकॉज इससे पहले
यही माना जा रहा था इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे एक नई बात क्या आई कि इलेक्ट्रॉन को वेव कहा, किसने कहा? डी ब्रोगली ने ऑन द बिहाफ ऑफ दिस आइंस्टाइन्स थॉट के उसने कहा लाइट जो है वो रेडिएशन और पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर कहा गया। ओके, और डी ब्रोगली ने इसके लिए इक्वेशन भी बनाई। इक्वेशन अब हम देख लेते हैं वो इक्वेशन कैसे डिराइव हुई। देखो ना, उसने अपनी इक्वेशन से साबित किया कि आप इलेक्ट्रॉन की भी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। वेव की वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला तो होना चाहिए ना, उसी को हम इक्वेशन बोल रहे हैं जो डी ब्रोगली की इक्वेशन है, और उसी से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्लैंक्स इक्वेशन, और ये जो सारा कुछ हम पढ़ रहे हैं ये हम क्वांटाइज्ड थ्योरी से लेके पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी लाइट का डुअल नेचर, ये भी बेस्ड था प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी पे, और चूंकि डी ब्रोगली भी आइंस्टाइन को फॉलो कर रहा था, तो इसका मतलब वी आर फॉलोइंग मैक्स प्लैंक इक्वेशन। तो वो क्या थी हमारे पास? E इज इक्वल टू एस न्यू, ये हमारे पास प्लैंक्स इक्वेशन है, प्लैंक्स इक्वेशन। और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बहुत ज्यादा फेमस इक्वेशन है, इसको आइंस्टाइन इक्वेशन कहते हैं, आइंस्टाइन इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सम करें, देखो दोनों में E जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम एस न्यू जो है वो बराबर ले लेंगे एम सी स्क्वायर के। स्टूडेंट्स, हमने न्यू को यानी फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ टर्म में लाना है, तो आप न्यू की वैल्यू के लिए यहां पे लैम्डा सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपके पास अभी प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है ना। तो यहां से न्यू की वैल्यू निकालोगे, ये हमें पता है न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इधर आके डिवाइड, तो C बाय लैम्डा। तो इस न्यू की जगह आप क्या पुट कर दोगे? C बाय लैम्डा। तो यहां पे पुट करें आप H वैसे न्यू की जगह क्या आ गया? C बाय लैम्डा, और बराबर किसके आ गया? ये एम सी स्क्वायर के। तो हमने चूंकि लैम्डा की वैल्यू निकाली है, लैम्डा को आप इस तरफ ले जाओ, तो लैम्डा मेरे पास बराबर आ जाएगा, इधर तो HC पहले से मौजूद है और एम सी स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू, ये एक C से स्क्वायर कट जाएगा, H ओवर एम सी। तो डी ब्रोगली ने कहा अगर आप लाइट के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये इक्वेशन यूज करो, क्योंकि C इज द स्पीड ऑफ लाइट, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करो, आप C को B से रिप्लेस कर दो, दैट्स इट, दैट्स ऑल। तो आपके पास यहां पे ये पार्टिकल के लिए आ जाएगी। तो अगर आप पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल की वेवलेंथ निकालना चाहते हो, यू शुड यूज दिस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ लाइट देन यू मस्ट यूज दिस इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम इसको डी ब्रोगली ही के इसी इक्वेशन से प्रैक्टिकली थोड़ा सा, जिसको हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकली साबित कर देते हैं, प्रैक्टिकली तो नहीं, न्यूमेरिकली हम इसको साबित कर देते हैं कि वाकई ही इलेक्ट्रॉन का वेव लाइक बिहेवियर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन लिखी है ये डी ब्रोगली की इक्वेशन है, और अब हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। और ये हम नहीं कर रहे, ये डी ब्रोगली कर चुका है, मतलब उसने न्यूमेरिकली बताया कि किस तरह हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, देखो यहां पे मैं मास चाहिए, तो मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का। एंड इफ यू टॉक अबाउट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट जस्ट राउंड अबाउट 2.1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, विच इज ह्यूज वेलोसिटी। ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई है इलेक्ट्रॉन के लिए, 10⁻6 है, बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.634 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, ये वाली वैल्यू हमारे पास H की होती है। तो ये सारी वैल्यूज जब आप पुट करोगे इन दिस इक्वेशन, तो लैम्डा विल कम्स आउट 6.634 इंटू 10⁻34। अच्छा देखो, मैं आपको एक बात क्लियर कर बता दूं, यहां पे हमने सारे यूनिट ऐसा यूज किए हैं, ऐसे यूनिट्स यूज किए, तो इसका मतलब जब हम वेवलेंथ निकालेंगे वो भी ऐसे यूनिट्स में यानी मीटर में आएगी, तो लिहाजा आपको यहां पे यूनिट्स पुट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जस्ट आप 9.1 इंटू 10⁻31 kg लिखने की जरूरत नहीं है, 2.1 इंटू 10⁻6 और यहां पे मीटर पर सेकंड लिखने की भी जरूरत नहीं। आप जस्ट इसको सॉल्व करोगे, you just only solve this equation and you will get the answer lambda is equal to 0.3 into 10⁻⁻9 मीटर। इसको सॉल्व कर लेना है स्टूडेंट्स आपने, राउंड अबाउट दिस डिजिट आएगा आपके पास आंसर। तो अगर आप इसको चेक करो तो 10⁻⁻9 नैनोमीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻9 नैनो के बराबर है, और मीटर तो साथ है ही, तो नैनोमीटर। तो दिस वेवलेंथ कैन बी कैलकुलेट according to de Broglie
इस वेवलेंथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये डी ब्रोगली काम कर रहा था 1924 में, तब तक ये साबित हो गया था कि नैनोमीटर की रेंज में वेवलेंथ को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ भी कैलकुलेटेड है, उसको एक्सपेरिमेंटली भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसको बाद में किया भी गया। तो कहने का मतलब ये था कि डी ब्रोगली ने बताया कि ये जो वेवलेंथ है ये इलेक्ट्रॉन की मेजरेबल है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का वेव लाइक नेचर तो मौजूद है। लेकिन ऑब्जेक्शन ये लगा डी ब्रोगली पे कि फिर आप बताओ, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक स्टोन, लाइक अस, या कोई पेंडुलम, या कोई भी इस तरह की कार या बिग बॉडीज जो हैवी मैस रखती हैं, उनकी वेवलेंथ हम क्यों नहीं निकाल सकते? तो उसका भी बहुत ज्यादा लॉजिकल आंसर उसने दिया। देखो, हम किसी स्टोन के लिए अगर उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, तो हम नहीं कर पाते। स्टोन की वेवलेंथ होती जरूर है, लेकिन वो कैलकुलेट नहीं की जा सकती। उसकी रीजन क्या है मैं भी आपको बता देता हूं। देखो, इसके लिए h की वैल्यू वही होगी 6.634 इंटू 10⁻⁻³ जाओ सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, और जो हमारे पास इसका मैस होगा वो सपोज कर लो 1 ग्राम है, इसको अगर आप किलोग्राम में कन्वर्ट करो 1 इंटू 10⁻³ kg आ जाएगा। ठीक है, किलो बड़ी वैल्यू है तो उसको 1000 से डिवाइड करके ये वैल्यू आ जाएगी। और इफ वी टॉक अबाउट स्पीड, तो स्पीड कोई ज्यादा तो नहीं स्टोन की होगी, आप एज्यूम कर लो 10 मीटर पर सेकंड। अब स्टोन जो है वो हैवी मैस है, चूंकि उसका देखो मैस 1 ग्राम है, इलेक्ट्रॉन का मैस तो बहुत कम है, ना होने के बराबर, तो इसलिए इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, वेलोसिटी, लेकिन स्टोन की वेलोसिटी बहुत कम है। तो इस पे जब आप प्लैंक्स इक्वेशन लगा के ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करोगे 6.634 इंटू 10⁻³ ओवर में 1 इंटू 10⁻³ इंटू 10, ये सारा कुछ कैलकुलेट करोगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर ये आ जाएगा। ये बुक में थोड़ी गलत वैल्यू दी हुई है, लेकिन ये वाले इसका आंसर आएगा। तो स्टोन की वेवलेंथ कितनी आई है? 10⁻32। यू कैन चेक कितनी स्मॉल वैल्यू ये। यहां पे तो सिर्फ 10⁻9 आई थी ना, तब भी हमारे लिए इसको कैलकुलेट करने में बड़ा प्रॉब्लम था। ये इतनी छोटी वेवलेंथ है, थोड़ी वेवलेंथ है, तो ये तो 10⁻32 है, तो लिहाजा हम स्टोन की तो वेवलेंथ कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही कम है, बहुत माइन्यूट वैल्यू है। तो इससे ये साबित हो गया अकॉर्डिंग टू दिस डी ब्रोगली इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है ही, साथ में उसकी क्या आ गई है? वेवलेंथ जो मेजरेबल है। और स्टूडेंट्स मजे की बात, इस चीज को बाद में एक्सपेरिमेंटली साबित किया था डेविसन और एंड जर्मर, ये 2 साइंटिस्ट हैं, अमेरिकन है दोनों, जर्मर, डेविसन एंड जर्मर। इसकी डिटेल ज्यादा नहीं है आपके सिलेबस में, बस थोड़ा सा लिखा हुआ है। डेविसन और जर्मर ने 1927 में ये साबित कर दिया एक्सपेरिमेंटली, निकल टारगेट लेके। वो उसकी डिटेल में नहीं बता रहा आपको, जस्ट आपने थ्योरेटिकली इसको याद रखना है। डेविसन और जर्मर ने 1927 में ये साबित किया इसी डी ब्रोगली की इक्वेशन से कि वाकई ही इलेक्ट्रॉन का वेव लाइक नेचर है, प्रैक्टिकली साबित किया। तो इसे क्लियर कट पता चल गया और ये साबित हो गया कि इलेक्ट्रॉन वेव है। और इस तरह से इनको तो नोबेल प्राइज मिला ही, साथ में डी ब्रोगली को भी शेयर नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि असल कंट्रीब्यूशन तो डी ब्रोगली की थी, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली डेविसन और जर्मर ने साबित किया। हीटेड फिलामेंट लेके उससे कैथोड रेज प्रोड्यूस की, उनको बम्बार्ड किया निकल पार्टिकल पे, निकल टारगेट पे, और वहां से उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न बना। और डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी होती है? वेव की। तो इस तरह से इन्होंने साबित कर दिया इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो करता है और लिहाजा इलेक्ट्रॉन वेव है। तो इन्होंने प्रैक्टिकली साबित किया, डी ब्रोगली ने इसको न्यूमेरिकली साबित किया, तो फिर दोनों को, इन तीनों को शेयर नोबेल प्राइज दिया गया। तो स्टूडेंट ये था हमारा लेक्चर नंबर 11, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल सीखा, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल और या डुअल नेचर ऑफ मैटर। और दूसरा, इससे पहले हमने इसमें सीखे डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसको अच्छे से याद करना, नोट जरूर करिए स्टूडेंट्स, इसको बिल्कुल भी स्किप ना किया करें आप लोग, इसको याद किया करें, नोट किया करें, ये दोबारा लेक्चर आपके नहीं होंगे। अल्लाह हाफिज।